अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी ना किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। रोड्स पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जाती है। और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ऑन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक, हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती है। अब यहां आपको लगता होगा कि यह सब सक्सेस रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन यह एम्पायर जो आज हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़ियां 150 साल पीछे जाकर मिलती है। आज की इस वीडियो में हम इस कहानी को खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जबकि 100 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में 43,500 अरब। जबकि पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो यह नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है, वह एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या पत्ती, एयरलाइन इंडस्ट्री से लेकर रियल स्टेट सर्विस तक, टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में अपने पैर जमाए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं, बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ ₹1 से किया था। जमशेद 188 साल पहले ₹1 से किया था। जी, अपने फादर के साथ कॉटन की ट्रेडिंग का काम करते थे और 1960 के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वह बेचते थे, वह ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीदकर कपड़े की सूरत में बेचती थी। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन सेल करने के साथ साथ वह एक टेक्सटाइल मिल भी लगा लें, लेकिन मिल लगाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे एक नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑनेल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकरप्ट हो गई। तो उन्होंने सस्ते दामों वो ऑनेल मिल खरीदी और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लगे। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने उस मिल को जो नुकसान में जा रही थी, उसे प्रॉफिट में बेच दिया और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जितने पैसे जमा कर लिए। उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का घर्ट था, जिसे कॉटन ऑपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बंबई से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बंबे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में एस्टैब्लिश की। इस नई मिल को एम्प्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बंबे के लोगों ने उन्हें कॉटन की मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बंबे कॉटन की मार्केट का हब है, तो जमशेद जी ने नागपुर में मिल क्यों एस्टैब्लिश की। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं होता था। दूसरा रीजन था पानी की सप्लाई, क्योंकि कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई रिवर्स और लेक्स हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला नहीं था। तीसरा रीजन था मजदूरों की अवेलेबिलिटी, क्योंकि बम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड ज्यादा थी। इसी वजह से वहां अक्सर मजदूरों की शॉर्टेज रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ ज्यादा होने की वजह से वहां पर उनका रेट भी ज्यादा होता। पर नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम थे और अवेलेबिलिटी ज्यादा। अब क्योंकि इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहां के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे। उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी।
जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, छुट्टी कर लेते हैं, और ज्यादातर दिनों में ऐसा भी होता था कि 20% से ज्यादा वर्कर छुट्टी पर होते थे। यह बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान किए रखती थी, लेकिन उन्होंने इस मसले के सल्यूशन के लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के मॉडर्न एरा में भी तसव्वुर करना मुश्किल दिखाई देता है। उन्होंने वर्कर्स को डांटने, उनकी सैलरी काटने के बजाय उन्हें मजीद फैसिलिटी देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस की कि उनकी फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी की गई, और उनकी एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डेज भी रखे गए। ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले वर्कर्स को सबके सामने इनाम भी दिया जाता था। यानी यह सब कुछ आज के दौर में तो समझ आता है, लेकिन उस दौर में ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था। और मजे की बात यह